सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज लेकर आए हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, रिफ्लेक्शन फार्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा, पिछले लेक्चर को नहीं देखा, तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख के आइए ताकि आपको जो है समझने में कठिनाई ना हो, आसानी से समझ जाएं। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं जो अभी हमने बताई तो कोई बात नहीं, तो फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर में वो है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो इसमें क्या है? इसमें है सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। और अगर समय बच गया, वीडियो लंबी नहीं हुई, ठीक है, तो आज हम लोकस स्टार्ट कर देंगे। तो अगर लोकस आज नहीं स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का स्टार्ट हो जाना है। तो लोकस आज सोचेंगे कि स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन सारी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़ाएंगे काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। फिर देखेंगे कि जैसा टाइम बचेगा उसी हिसाब से करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपना आज का प्यारा सा टॉपिक। तो हेडिंग डाल लीजिए वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। इसमें पहला क्या आ जाता है? वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। इस चीज़ में पहला आ जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of medians of triangle. It is the point of intersection of medians of triangle. ये मीडियंस के पॉइंट, ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारा ट्रायंगल है ए, कोऑर्डिनेट्स है इसके x1, y1। ये है बी, इसके हैं x2, y2 और ये है C, इसके हैं x3, y3। ठीक है, तो A से मीडियन BC पे, यानी इस लाइन का मीडियन और इसका मीडियन और इसका मीडियन। ठीक है, तो ये जो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। इसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को G से जो है डिनोट करते हैं। और हम इस पॉइंट को मान लेते हैं M1। ये मीडियन जो है इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं और इसको M3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं M3। तो यहाँ सबसे पहले जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। A M1, B M2 और C M3। A M1 इज इक्वल्स टू B M2 इज इक्वल्स टू C M3 इज इक्वल्स टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के मीडियंस हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रॉइड है, अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर A पॉइंट दिया है x1, y1, B दिया है x2, y2 और C दिया है x3, y3, तो ये सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड G को हम कैसे निकालते हैं? G का एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अगर x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए हुए हैं तो हम सेंट्रॉइड इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब देख लीजिए ये चीज़ें कि अगर AM मीडियन है, अगर AM मीडियन है तो BC लाइन को क्या करेगा? BC लाइन को क्या करेगा?
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि जो मीडियन होता है वो लाइन को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो M1 हो जाएगा, M1 ये BC लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो BC लाइन का M1 मिड पॉइंट हो जाएगा। तो M1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, M1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, जो है ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट वाला कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2/2, यहाँ x1 है x2 और x2 है x3, x1 x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये आ गया M1 का कोऑर्डिनेट। M2 का कोऑर्डिनेट भी उसी तरह आ जाएगा, x1 प्लस x3/2, x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3/2, ये आ गया M2 के कोऑर्डिनेट। M3 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, M3 के x1 प्लस x2/2, यानी ये आ जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये आ जाएंगे M3 के कोऑर्डिनेट। अब क्या करते हैं, अब जैसे ये सेंट्रॉइड है ना, तो सेंट्रॉइड ये जो G पॉइंट है सेंट्रॉइड, ये मीडियन को यानी AM1 को डिवाइड करेगा 2:1 में, 2:1 में इसको डिवाइड करता है, ठीक है, ये 2:1 में इसको डिवाइड करता है, यानी कि AG रेशियो GM1, यहाँ पे लिख लेते हैं कि AG रेशियो MG लिख लेते हैं, M1G इज इक्वल्स टू AG रेशियो M1G, BG रेशियो M2G, BG रेशियो M2G इज इक्वल्स टू CG रेशियो M3G इज इक्वल्स टू 2:1। यानी ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। अच्छा, ये चीज़ हमको पता चल गई। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया तो हम कि ये 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रही है, तो इसको हम, इस लाइन को हम बना लेते हैं। जैसे ये A है, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट है M1 और ये G पॉइंट है जो कि 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रही है। अच्छा, M1 का हमें कोऑर्डिनेट पता है, A के भी कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, और M1 का पता है x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। तो क्या करते हैं, G का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, G का कोऑर्डिनेट हमें ये जो है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दो कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो जो सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीज़न वाला फार्मूला था उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, यानी mx2 प्लस nx1 वाला अपॉन 2, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 कमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो m 2 दिया हुआ है, n 1 है और x1 है, y1 है, x2 ये है, और y2 ये है। तो उसी तरह से अगर हम जो है पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये G के कोऑर्डिनेट्स लास्ट में निकल के हमारे सामने ये आएंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि G के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अगर किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दी हुई हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उनका जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। स्टार लगा दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो चीज़ें नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आता है अपना ऑर्थो सेंटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर हल्की फुल्की समझ में आ रही हैं, थोड़ा कम समझ में आ रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है, ठीक। क्वेश्चन क्या होता है कि कई चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आता है ना, कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो क्या होता है, जब क्वेश्चन में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो चीज़ें बड़े आराम से दिमाग में बैठ जाती हैं। तो जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जानी हैं। तो यहाँ दूसरा आता है, ये तो पहला था सेंट्रॉइड, दूसरा है ऑर्थो सेंटर। दूसरा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वहाँ पे था कि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था सेंट्रॉइड में, यहाँ पे एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी इट इज़ द
इट इज द intersection point of altitudes. ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे एल्टीट्यूड, इस पॉइंट से इस लाइन पे एल्टीट्यूड, और इस पॉइंट से इस लाइन पे एल्टीट्यूड। ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर, यानी ए पी कॉमा ए पी बी क्यू और सी आर, ए पी कॉमा बी क्यू कॉमा सी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है। अब हम जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर, उसको हम डिनोट करते हैं एच से। एच इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x1 tan A प्लस का x2 tan B प्लस का x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस का tan C, कॉमा y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस का y3 tan C अपॉन tan A प्लस का tan B प्लस का tan C। ये हमारे पास निकल के आता है ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला। x1 x2 x3 y1 y2 y3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और tan A tan B tan C नीचे डिनोमिनेटर देखो सेम आ रहा है, ठीक। ये tan A tan B tan C, यहाँ भी tan A tan B tan C। आप क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं x वाला कोऑर्डिनेट, यानी x y तो लिखते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट को x y ही तो लिखते हैं। तो ये x, इसमें x के टर्म्स आ रहे हैं x1 x2 x3, ये y, इसमें y के टर्म्स आ रहे हैं y1 y2 y3, ठीक है। तो सिंपल है कि इसमें जो है सीधे इस वाले में x1 से मल्टीप्लाई, इस वाले में x2 से मल्टीप्लाई, इस वाले में x3 से मल्टीप्लाई, ऊपर कर देंगे, ये न्यूमरेटर ये हो जाएगा। उसी तरह से ये भी, इसका भी ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने का ये आसान तरीका है। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। उसमें क्या था, सेंट्राइड में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, चीज़ें याद रख लीजिए बड़े अच्छे से। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन होता था, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है। इसके बाद आ जाता है अपना सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है वो भी देख लीजिए। इतनी चीज़ें जो है नोट कर ली हैं आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है अपना सर्कम सेंटर हेडिंग डाल लीजिए। सर्कम सेंटर क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है सर्कम सेंटर, या स्पेलिंग देख लेना, ठीक। तो ये होता है इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ सॉरी, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ ऊपर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ठीक है। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है,
ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये तीनों लाइंस के ये जो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, या किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है पी के, ये होता है पी। अब पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पी ये होता है x1 साइन 2a प्लस का x2 साइन 2b प्लस का x3 साइन 2c अपॉन का साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस का साइन 2c, कॉमा अब इसी तरह हो जाएगा y1 साइन 2a, y1 साइन 2a प्लस का y2 साइन 2b प्लस का y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट। ये हो गया सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ लिख लीजिएगा, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये जो साइड्स होते हैं ना, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लें, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है सर्कम सेंटर। क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? ठीक। अब इसके आगे जो आता है हमारा वो है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड हमने पढ़ लिया, ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ लिया, सर्कम सेंटर हमने पढ़ लिया। अब आ रहा है हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करते हैं? चौथा पॉइंट है अपना इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर क्या होता है? ये होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर कैसे कोई हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, इनका जो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर ना, ये है ए, ये बी, ये सी, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया, ये तीन चीज़ें हो गई। इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये a/2, ये भी a/2, ये b/2, ये भी b/2 और ये c/2, ये भी c/2। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यानी जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, तो ए के सामने वाली साइड जो है इसको हम ए लेंथ मान लेते हैं, ए लेंथ का है। ये जो है सी के सामने वाली जो साइड है इसको सी मान लेते हैं, सी स्मॉल सी लेंथ का है। और ये जो मान लेते हैं ये बी के सामने वाला, इसको स्मॉल बी लेंथ का हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इन सेंटर का हम लोग कैसे निकालते हैं? इन सेंटर हम कैसे निकालते हैं? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई? ये चीज़ समझ में आई? ये ऐसे निकालते हैं हम इन सेंटर। अच्छा, अगर ऐसे इन सेंटर ऐसे होता है, देखिए ऐसे हम मान लेते हैं, फिर ये एक सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है,
यहाँ से ये सर्कल की रेडियस, ये हम पी क्यू आर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक। ये हम मान लेते हैं इन सेंटर। तो यहाँ से, और इस जो इसका जो ये रेडियस है, इसको स्मॉल और मान लेते हैं, ये स्मॉल और मान लेते हैं, ये स्मॉल। तो ये जो आई है ना, इस आई को क्या कहते हैं, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस बोलते हैं इस आई को, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई। यानी आई पी इज इक्वल्स टू आई क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये हो जाएगा आर के बराबर, ठीक। इसको हम आई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस बोलते हैं। ये होता है, ये है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। इस तरह से भी है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो आई पी इज इक्वल्स टू आई क्यू इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, की स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो पहला था सेंट्रॉइड, दूसरा क्या था, दूसरा था ऑर्थो सेंटर, फिर सरकम सेंटर, फिर अपना इन सेंटर। इन सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब चीज़ें नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट हैं, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको जो है याद रखना ज़रूरी है। जैसे फॉर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ये चारों जो है ना, यानी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर आर कोइंसाइड, ठीक। फॉर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर आर कोइंसाइड। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे हमें गिवन है कि हम मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके लिए जो सेंट्रॉइड होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही सरकम सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऐसा केवल होता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर एनी ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर, फॉर एनी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर आर कोलीनियर, एंड सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इन द रेशियो 2:1, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन रेशियो 2:1। ये जैसे हम मान लेते हैं ऐसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, यानी
ये तीनों, ये हो गया ऑर्थो सेंटर, इसको H, ये हो गया सेंट्रॉइड G, और सरकम सेंटर यानी P। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों आपस में कोलिनियर होते हैं, ठीक है, ये तीनों कोलिनियर होते हैं। और ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1, यानी ये 2:1 में सेंट्रॉइड को और सरकम सेंटर को डिवाइड करेगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H है ऑर्थो सेंटर, P है सरकम सेंटर, और G है सेंट्रॉइड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो यहाँ कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल हो, ऐसे हम रैंडमली मान लिए हैं ABC, तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर तीनों कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर हैं एंड सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड क्या करेगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, यानी H ऑर्थो सेंटर और P सरकम सेंटर, इनको डिवाइड करेगा 2:1 में, इंटरनली डिवाइड करेगा 2:1 में, ठीक। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। तो चीज़ें नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन को आते हैं। एक क्वेश्चन है JEE मेंस का, नहीं IIT का है, IIT 2000 में आया था। अब देखो कैसा क्वेश्चन आया था, IIT में कैसा क्वेश्चन पूछ लिया था। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इन सेंटर पूछा है, इन सेंटर पूछा है और ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं। ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं 1,√3, ये 1,√3, दूसरा क्या दिया हुआ है 0,0, 0,0, और तीसरा क्या दिया हुआ है 2,0, 2,0। हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। ये दिया है 1,√3, 0,0 एंड 2,0। इसका हमें इन सेंटर फाइंड करना है, इन सेंटर हमें फाइंड करना है। क्या होगा इसका इन सेंटर। अब देखिए, अब हम AB निकाल लेते हैं पहले, AB, ये जो IIT क्वेश्चन है 2000, इसका हम AB लेंथ निकाल लेते हैं। तो AB क्या हो जाएगा, 1 - 0 का होल स्क्वायर यानी 1, प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर 3, ये आ गया 2। अब हम इसी तरह BC निकाल लेते हैं। BC भी अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में 2 - 0 का होल स्क्वायर 4, ठीक, और 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, ये भी 2 आ जाएगा। और AC निकालेंगे इसी तरह, AC 1 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस का √3 का होल स्क्वायर 3, ये भी 2 आ जाएगा। यानी सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं, सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये इक्विलेटरल जब ट्रायंगल हो गया तो क्या कहा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर चारों को इंसाइड करेंगे, यानी चारों एक ही होंगे। तो मैं इन सेंटर पूछा है, तो इन सेंटर की जगह पे अगर हम सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं, सेंट्रॉइड, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो आसानी क्या होगी सेंट्रॉइड निकालने में ना। तो सेंट्रॉइड निकाल लेंगे तो समझ लो हम लोग इन सेंटर निकाल लिए, क्योंकि सब कोई इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सारी चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। तो एक इसमें से कुछ एक निकाल लेते हैं तो हम इन सेंटर निकाल लेंगे, ठीक। तो हमें क्या आसानी यहाँ पड़ रही निकालने के लिए, सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3, यानी 1 + 0 + का 2/3, y1 y2 y3, यानी √3 + का 0 + का 0/3, ये हो गया सेंट्रॉइड। तो ये होगा 2 1 3 3 1, √3/3, ये आ गया हमारे पास सेंट्रॉइड, ठीक है। ये हो गया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 1/√3, 1/√3, क्योंकि √3 नीचे वाले को 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3/√3 × √3, ठीक। नीचे वाले 3 को लिख सकते हैं तो √3 कैंसिल हो जाएगा।
तो 1,√3 ये जगह सेंट्रॉइड और यही इन सेंटर भी हो जाएगा। इन सेंटर पूछा है ना, यही इन सेंटर भी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इन सेंटर, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये था JEI क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं हैं, बस हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही डिपेंड रहें, क्योंकि क्वेश्चन से ही बेड़ा पार होने वाला है और फिर किसी से नहीं। ओके, परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। फिर अपना आगे बढ़ें, फिर इतनी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट अपना जाता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होते हैं? जैसे मान लो हम एक ऐसे ट्रायंगल बनाएं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। इसको हम यहाँ ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको, इस पॉइंट को यहाँ बढ़ा देते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को टच करती हुई एक सर्कल बनाते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर I1 लेट कर लेते हैं। I सेंटर हम मानते थे इन सेंटर में, लेकिन यहाँ पे I1 लेट कर लेते हैं। इसकी रेडियस R1 लेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर I2 है, ये R2 हो जाएगा। इसको R2 लेट कर लिए हैं। अब ये जो है आपस में ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से ये टेंजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि टच करती हुई जा रही, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो उसी प्रकार ये इसको भी बना लेते हैं ऐसे। ये सर्कल्स तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए। ठीक, ये हो गया I3, ये I3 हो गया, इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अच्छा, तो अब I1, I2, I3 के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, किस प्रकार निकालेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ ना I1, I2, I3 आर सेंटर्स ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सेंटर्स। ठीक है, I1, I2, I3 आर सेंटर ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सेंटर। अच्छा, तो अब यहाँ I1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कैसे लिखते हैं? -AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 अपॉन -A प्लस B प्लस C, कॉमा -AY1 प्लस BY2 प्लस का CY3 अपॉन -A प्लस B प्लस का C। ये आ गया I1 का कोऑर्डिनेट। अब I2 का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? यहाँ पे ये जो x1 का कोफिशिएंट है नेगेटिव है, यहाँ y1 का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ भी a नेगेटिव, यहाँ भी a नेगेटिव, यहाँ भी a नेगेटिव, यहाँ भी a नेगेटिव। ठीक, अब दूसरे में क्या होगा कि ऐसे क्या होता जाता है कि I2 में ये नेगेटिव शिफ्ट होता है दूसरे पे, यानी अब यहाँ x2 का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, नीचे भी वही होगा, यानी हो जाएगा AX2 माइनस AX1 होगा, AX1 BX2 प्लस का CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, कॉमा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस का C। ये आ गया I2 का कोऑर्डिनेट। I3 के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इस नेगेटिव को एक बार और शिफ्ट करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, उसी प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया I1, I2, I3 के कोऑर्डिनेट। यही होता है एक्स सेंटर। ठीक, अच्छा, अब इतनी चीज़ें नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं एक अलग टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो, दो लाइंस हैं ना, उनके बीच में दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में यहाँ देखिए बोर्ड पे।
तो अपना हेडिंग डाल लेते हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जैसे दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन हम ये मान लेते हैं, ये दो लाइंस गिवन है हमें, ठीक है। तो इस लाइन को हम L1 मान लेते हैं, इस लाइन को L2 मान लेते हैं। ये L1 L2 दो लाइंस हमें गिवन है। अच्छा, हमने बताया कि इन दोनों के बीच में दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। पहला एंगल बाइसेक्टर ये होगा, ये, इसको हम कुछ B1 लेट कर लेते हैं, ठीक। और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको हम कुछ B2 लेट कर लेते हैं। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए। अच्छा, तो अब हम मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल रहा होगा अल्फ़ा, L1 L2 के बीच का ये एंगल अल्फ़ा रहा होगा। तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये α/2, ये भी α/2। अच्छा, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इसको हम पूरे को बीटा मान लेते हैं, तो ये β/2, ये भी β/2, ठीक। तो चीज़ें लिख लेते हैं कि जैसे लेट L1 and L2 are two lines, L1 and L2 are two lines, and there is two angle bisector, and there is two angle bisector B1 and B2। दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं B1 एंड B2, ठीक। ये α/2 इसके एंगल्स हो गए, ये β/2 इसके एंगल्स हो गए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि L1 का L1 जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है। लेट L1 इक्वेशन, L1 की इक्वेशन हम मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और दूसरा L2 का इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं, A2x प्लस B2y प्लस का C2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम दोनों इक्वेशंस मान लिए हैं कि दोनों लाइंस की इक्वेशन ये है A1x एंड प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे की A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके एंगल बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन निकालना है। देन इक्वेशन ऑफ दियर एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस का C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर। यह आ जाता है इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। हमें यहाँ से मिल जाती है इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आएगा कि हम प्लस साइन कब लेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दो टाइप के होते हैं। तो हम कब प्लस साइन लेंगे, कब माइनस साइन लेंगे, देखा जाएगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, फाइंड, इतनी चीज़ें नोट हो गई होंगी। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। यानी दो लाइंस हमें दी हुई हैं, जैसे L1 दी हुई है, L1 की इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x माइनस 4y प्लस 7, 3x माइनस 4y प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। एंड L2 दी हुई है 12x माइनस 5y माइनस 8, 12x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक।
हमें फाइंड करना है इनके मतलब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे A1 क्या दिया हुआ है, A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा -4, C1 हो जाएगा 7। उसी प्रकार A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 12, B2 हो जाएगा -5, C2 हो जाएगा -8। ये हमें आ गया A1 A2, B1 B2, C1 C2। ठीक, हमें ये फाइंड हो गया। अच्छा, अब क्या होता था कि इक्वेशन क्या होती थी कि A1x प्लस B1y प्लस का C1 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस का C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये √में। ठीक, अच्छा, अब A1x यही है, सेम उतार देते हैं लाइन की इक्वेशन उतार देते हैं यहाँ पे। तो 3x माइनस 4y प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं रहेगा यहाँ पे, अपॉन √A1 क्या दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर प्लस का B1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन √A2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर, यानी A2 12 दिया है और B2 -5 दिया है, यानी 12 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं तो दोनों की इक्वेशन हमें पता चल जाएगी। ठीक, तो ये तो था एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो अब आ जाता है अपना कि मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कब होगा, तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नहीं। ठीक, तो आ जाता है अपना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन वही है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशंस जो हमें तो कुछ भी दे सकती हैं कि मान लो -5y प्लस का 3 -5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी C जो होता है, हमें इसमें पहला स्टेप क्या होता है, इसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में सबसे पहला होता है कि जो C1 C2 है ना, C1 क्या करते हैं कि मेक, जो C1 C2 है, मेक C1 C2 पॉजिटिव। C1 अगर नेगेटिव है, C2 अगर नेगेटिव है, तो पूरे इक्वेशन में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पहले C1 C2 को पॉजिटिव करते हैं। उसके बाद रीराइट द न्यू इक्वेशन। ठीक, रीराइट द न्यू इक्वेशन, फॉरगेट ओरिजिनल इक्वेशन। हम ओरिजिनल इक्वेशन को भूल जाते हैं और C1 C2 को पॉजिटिव करने के बाद जो हमारे पास नया इक्वेशन आता है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा स्टेप है कि जो उसमें से A1 A2 प्लस B1 B2 को हम फाइंड करते हैं A1 A2 प्लस का B1 B2। अच्छा, अब यहाँ से A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर A1 A2 प्लस का B1 B2 अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, A1 A2 और B1 B2 अगर हमारे पास पॉजिटिव आया
तो हम क्या कहेंगे कि जो प्लस साइन है, प्लस साइन विल गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और जो निगेटिव साइन है वो क्या देगा, विल गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। A1 A2 निकालने के बाद प्लस B1 B2 फाइंड करने के बाद अगर ये जो टर्म है, ये जो वैल्यू है, ये अगर पॉजिटिव आया तो प्लस साइन हमें क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। वहाँ दो साइन होता था ना, प्लस और माइनस, एंगल बाइसेक्टर वाले इक्वेशन में प्लस माइनस होता था दो साइन, तो जो प्लस वाला साइन होगा वो हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, GLE। और ये जो नेगेटिव साइन होगा वो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। और उसी प्रकार अगर A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव आ जाते हैं, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो होगा, ये जो प्लस साइन होगा, ये प्लस साइन देगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो निगेटिव साइन होगा वो ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा प्लस साइन, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे रहा था, यहाँ एक्यूट देगा, यहाँ एक्यूट नेगेटिव साइन दे रहा था, यहाँ नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो सबसे पहले इसमें C1 C2 को पॉजिटिव बनाते हैं, उसके बाद फिर नए वाले इक्वेशन को लिखते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को भूल जाते हैं, फिर नए वाले इक्वेशन में से A1 A2 B1 B2 फाइंड करते हैं, जो नया इक्वेशन हमें मिला है, ओरिजिनल इक्वेशन में से नहीं, नए वाले इक्वेशन में से A1 A2 B1 B2 फाइंड करते हैं। यहाँ से A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव साइन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देता है, और नेगेटिव साइन हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देता है। और A1 A2 B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो हमें पॉजिटिव एक्यूट देगा और नेगेटिव ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और जो नेगेटिव साइन होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, फाइंड करना हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हमें फाइंड करना है। ऑफ लाइन दिया है 12x + 5y - 11। तो पहले लाइन की इक्वेशन दी है 12x - 5y, 12x - 5 + 5y - 11 + 5y - 11 = 0। और दूसरा दिया हुआ है 3x - 4y + 7, 3x - 4y + 7 = 0। ये हमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो C वाला है ना, जो C है, C1 C2 को पॉजिटिव करते हैं। यहाँ C2 तो पॉजिटिव है, C1 को पॉजिटिव करते हैं। तो C1 को पॉजिटिव करने के लिए हम होल मतलब पूरे इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन, न्यू जो नया फॉर्म है इक्वेशन का वो हमें मिल गया। तो हम जो पुराना फॉर्म था ओरिजिनल वाला उसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे A1 कितना है, A1 है -12, A1 A2 प्लस का B1 B2। अब हमें A1 A2 B1 B2 फाइंड करना है। तो A1 कितना है -12 और B1 कितना है, A1 कितना A2 × 3। ठीक है, प्लस का B1 कितना है -5 इंटू B2 कितना है -4। हमें अब यहाँ से निकल गया 12 3 जा 36, ये -36 आ जाएगा, प्लस का 20, यहाँ से क्या आ जाएगा 16 माइनस का। ठीक, तो हमें A1 A2 B1 B2 नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो यानी A1 A2 प्लस का B1 B2 ये हमें निगेटिव आ रहा है। अच्छा, हमें ये अगर निगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो कौन सा साइन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, हमें नेगेटिव साइन देगा
ऑब्ट्यूज, नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जो नेगेटिव साइन होगा वो हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। अच्छा, तो अब इसके आगे क्या करते हैं कि अब ये जो इक्वेशन आया है ना नया, तो यहाँ से लिखते हैं -12x माइनस 5y प्लस का 11 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यानी a1 है 12 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस का -5 का होल स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ 3x माइनस 4y प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस का -4 का होल स्क्वायर, हमें ये आ गया। अब -12 माइनस 5y प्लस का 11 अपॉन 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का होल स्क्वायर 25, 144 25 169, यानी आ जाएगा 13 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू नेगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि नेगेटिव साइन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, जो कि हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस का 7, ये बराबर 0 क्यों लिखा हुआ, अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, यानी 16 और 9 25, 25 का रूट 5, ये हो गया 5। अच्छा, अब हमें ये फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ढंग से जो है सारी चीज़ें हम लिख लेंगे। 12x है, ये -12x माइनस 5y प्लस 11 है, ये जो है सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लिख लेंगे, फिर वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर का। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छे से। तो ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। उसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे लोकस। अभी टाइम नहीं है तो इसीलिए स्टार्ट आज नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में लोकस स्टार्ट ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे समाप्त हो गया। अब लोकस क्या होता है कि लोकस अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेना स्ट्रेट लाइन में, तो फिर लोकस आने वाला है सर्कल में भी, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीज़ों में, कोनिक सेक्शन में तो पूरा एकदम लोकस भरा ही भरा है। और इससे रिलेटेड जेई मेंस में क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं लोकस से। मैक्सिमम क्वेश्चन लोकस से आते हैं। तो फिर लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा, अगले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है लोकस में बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे लोकस निकाला जाता है। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, ये टॉपिक्स शायद 11th के हैं। ठीक है, तो 11th के बच्चे हैं वो भी अपना अच्छे से लगाएं, क्वेश्चन सारे लगाएं। और अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई लेवल का क्वेश्चंस लगाएं। जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने। अभी फिर आएगा इसके बाद जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। नेक्स्ट नहीं, मतलब एक ऐसे वीडियो में लेके आएंगे, इसमें केवल जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 11th के भी बच्चे जो है अपना अपना बुक लगाएं अच्छे से, मस्त से। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोकस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा।